हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे, नया यूनिट है, यूनिट नंबर 7 और ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर कई सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करती है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर में हम लोग सॉलिड, फ्लूइड, ओवरऑल सभी पढ़ेंगे और सब तरीके की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो इसके पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस में सबसे पहले हम बात करेंगे, जो सबसे पहला चैप्टर कह सकते हैं आप, यूनिट में चैप्टर्स हैं तो सबसे पहला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में बेसिकली हम लोग इलास्टिसिटी को पढ़ेंगे। यहाँ पर इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी। और दूसरा जो है, दूसरा टॉपिक है हमारा, इसमें दूसरा चैप्टर कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड में इसको फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे प्रेशर, विस्कोसिटी, फ्लूइड फ्लो, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम सिर्फ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम बेसिकली ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे, सब चैप्टर्स हैं। नंबर 3, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसको हम हीट के नाम से जानते हैं, इस यूनिट को। इसमें हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड दोनों ही पढ़ेंगे। ये कंप्लीट हीट यूनिट है। तो ये सिलेबस है, काफ़ी लंबा यूनिट है और इसे समय भी लगेगा कंप्लीट कराने में। तो सिलेबस ज़्यादा है इसका, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट भी ज़्यादा है, वेटेज भी इसका ज़्यादा है, कंपटीशन में भी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। देखा जाए 11th के फिजिक्स में कोर है, ये सबसे ज़्यादा बड़ी यूनिट है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। तो ये बात सिलेबस की हो गई। और आज मैं आपको इसका अपडेटेड सिलेबस इस यूनिट का भेजूंगा और इस यूनिट में क्या डिलीट किया गया सीबीएसई ने, उसको भी मैं आज आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आपको इस यूनिट के पूरे सिलेबस को समझने में आसानी होगी। और जो सीबीएसई ने इस साल सिलेबस इसका यूनिट का कन्फाइन किया है, मैं उसी को 1 बाय 1 फॉलो करूँगा। तो आज थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में मैंने जैसा कि बताया आपको कि यहाँ हमें इलास्टिसिटी पढ़ना, तो सीधे हम इसी पर आते हैं, इलास्टिसिटी पर ही आते हैं। इलास्टिसिटी में इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी, 2 तरीके की बॉडी होती हैं। तो हमारा सबसे पहला इस यूनिट का टॉपिक है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलास्टिक बॉडी को। इलास्टिक बॉडीज़ क्या होते हैं, और फिर दूसरे होते हैं प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडीज़। इलास्टिक बॉडीज उनको बोलते हैं
जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और बॉडी डिफॉर्म हो जाए। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है उसका शेप, साइज सब कुछ चेंज हो जाए, तो इसे डिफॉर्मेशन बोलते हैं। और डिफॉर्म करने के लिए जो हम बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी एन एक्सटर्नल फोर्स विच डिफॉर्म द बॉडी इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जब हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सर्ट करते हैं और बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने पर बॉडी अपने शेप या साइज को रीगेन कर लेती है, तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। और ऐसी बॉडी जिन पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद वो शेप और अपने साइज को रीगेन नहीं कर पाते हैं, उनको हम बोल देते हैं प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी में जैसे हम एक स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग भी इलास्टिक बॉडी है, लेकिन इलास्टिक बॉडी स्प्रिंग एक लिमिट तक है। क्वार्ट्स जो फाइबर है, मेटल फाइबर बहुत हल्का होता है, उसको सबसे अच्छा इलास्टिक बॉडी माना गया है। तो प्लास्टिक बॉडी में क्ले जो होती हैं, जैसे दबा दोगे दबी रह जाएंगी, मतलब आपने डिफॉर्म किया क्ले को, मिट्टी होती है एक तरीके की, उसको आपने दबाया तो वो दबी रह जाएगी, अपने शेप या साइज को रीगेन नहीं कर पाएगी। तो ऐसे मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल में आते हैं। इलास्टिसिटी का कारण क्या है, कॉज क्या है इलास्टिसिटी का? जब हम किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स का, वो स्पेसिंग बढ़ जाती है और उनके मॉलिक्यूल्स का नेचर इलास्टिक नेचर होता है। जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो वो अपने डिस्टेंसेस को, मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस को बढ़ा लेते हैं, और जब हम उनके फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो साइज़ अपने आप फिर से वहीं पर आ जाता है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स बहुत कम बॉडीज़ में होती है, और जिन बॉडीज़ में होती है उन्हीं को हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। उनका ये फिनोमेना इलास्टिसिटी कहलाता है। जब हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें और डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने पर वो अपने शेप या साइज को रीगेन कर लें, तो ये फिनोमेना कहलाता है इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी में दो मेन चीज़ें हैं, उनका डिस्कशन करते हैं। वो मेन दो चीज़ें क्या हैं? एक इसमें हम यूज़ करते हैं स्ट्रेस, और एक हम यूज़ करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम इलास्टिसिटी में स्ट्रेस को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा डेफिनेशन है स्ट्रेस और स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो जैसे आपने एक स्प्रिंग की बात कर ली, या कोई और एक बॉडी है, ये मान लेते हैं एक स्प्रिंग है, और हर एक स्प्रिंग का अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अगर हम स्प्रिंग को अच्छे से जोड़ें और उसको देखें तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दिखेगा। इसका स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ L था, और जब आपने इसको खींचा तो ये स्मॉल l और बढ़ गया वेट mg की वजह से, और जब आप ये हटाएंगे तो ये वापस अपनी इनिशियल स्टेज में पहुंच जाएगा। तो यहाँ स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जब हम किसी बॉडी पर नॉर्मली फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ये अगर स्प्रिंग मान लें और इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया पर नॉर्मली फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये लेंथ वाइज डिफॉर्म हो जाएगी, तो ये डिफॉर्मेशन उस पर कितना हुआ और हमने पर यूनिट एरिया कितना फोर्स एक्सर्ट किया, ये सब चीज़ें इसमें हमें पढ़नी है। तो स्ट्रेस क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। तो यहाँ स्ट्रेस को हम ऐसे ही लिख देते हैं। इसे हम नॉर्मल स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। बेसिकली इसका यूनिट और प्रेशर का यूनिट सेम होता है, तो इसका ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। तो अगर हम स्प्रिंग के अलावा अगर किसी वायर की बात करें
मेटल वायर में ये प्रॉपर्टीज थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। अगर हम देखें इसका फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा माइक्रो होता है तो हमें दिखता नहीं है। अगर हम मेटल में भी फोर्स एक्सर्ट करें तो मेटल भी बढ़ जाते हैं, खिंच जाते हैं। मेटल का वायर अगर होगा तो वो भी खिंच जाएगा इसको खींचने पर, फोर्स एक्सर्ट करने पर। तो यहाँ ये इसका पर यूनिट, यहाँ पर ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जो कि पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर स्ट्रेस कितना होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, चाहे वो स्प्रिंग हुआ, चाहे वो कोई मेटल का वायर हुआ, किसी पे भी अगर आप नॉर्मली फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, और जब वो डिफॉर्मिंग फोर्स आप रिमूव कर देंगे तो बॉडी अपने शेप या साइज को दोबारा रीगेन कर लेगी, और उसकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, उसकी ये प्रॉपर्टी जो है इलास्टिसिटी कहलाएगी। और फोर्स पर यूनिट एरिया कितना लग रहा है जो उसको डिफॉर्म कर रहा है उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस। अब यहाँ बात कर लेते हैं स्ट्रेन क्या होता है। अगर हम यहीं पर बात करें स्ट्रेन की, तो अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो यहाँ पर जो स्ट्रेन होगा वो होगा किसी बॉडी का डिफॉर्मेशन जो हुआ है उसके डायमेंशन में, वो एग्जैक्टली कितना डिफॉर्मेशन हुआ है ओरिजिनल डिफॉर्मेशन के कंपैरिजन में। जैसे ये वायर है, ये इतना इसमें एलोंगेशन हो गया, ये इसमें एलोंगेशन हो गया, तो स्ट्रेन इट इज डिफाइंड एज the ratio of अब यहाँ पर रेशियो किसका लेना, इंक्रीज्ड लेंथ, द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। और तो यहाँ पर जो स्ट्रेन होगा उस स्ट्रेन की वैल्यू होगी स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने इसका सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया है। इस यूनिट का थोड़ा सा प्री रीडिंग कर लें आज आप इस चैप्टर का, जिससे आपको कल से इसमें सब कुछ समझ में आए। नया यूनिट है, बड़ा यूनिट है, हर चैप्टर हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है, इसलिए इसका कोई वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो पूरा यूनिट समझ में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।